नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। तो आज हम यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पीजीटी की प्रैक्टिस सेट नंबर 383 लेकर हाजिर हैं। हमारा उद्देश्य अब की बार नेट, जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी पार। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। ठीक है, सवाल है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। इनमें से कौन सा सदस्य वारेन हेस्टिंग्स का कट्टर समर्थक था? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो ये क्यों लाया गया? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उस पर। देखो, जब लॉर्ड क्लाइव ने 1764 में कंपनी को क्या मिला? ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या मिली? दीवानी मिली। ठीक है, दीवानी मिली। तब इन्होंने या कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, इस समय क्लाइव ने, जो क्लाइव था बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का नवाब भी कह सकते हैं, सॉरी, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, इसने बंगाल में इन तीनों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, यानी कि ये धीरे धीरे जितने भी जीते हुए राज्य थे उन पर, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो कंपनी के द्वारा जहाँ दीवानी प्राप्त हुई थी, वहाँ डायरेक्ट शासन ना लेकर, भाई अपने आधिपत्य ना लेकर, इसने नवाब को बने रहने दिया और जो दीवानी अधिकार थे वो अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए और जो प्रशासनिक अधिकार थे, जो भाई देखरेख थी राज्य की, वो नवाब के पास रहने दिए। इसको बोला गया है द्वैध शासन, ताकि जनता विरोध ना कर दे। तो क्लाइव ने, अब देखो इसका एक नुकसान ये हुआ, 1764 से लेकर 1773 तक कंपनी के जो कर्मचारी थे, देखो कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी, परंतु कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपना निजी व्यापार भी शुरू कर दिया। ठीक है, और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको दस्तक वगैरह मिलती थी, और अब उन्होंने क्या किया, दस्तक को अपने नाम पर लेकर उसी दस्तक को भारतीय थे जिनको दस्तक लेना अनिवार्य था। दस्तक मतलब आप कह सकते हैं व्यापार करने का एक पत्र, जिसके तहत उसको जो है कुछ धन देना पड़ता था नवाब को। अब उस दस्तक का प्रयोग कंपनी के कर्मचारी अपने लिए करते थे, क्योंकि वो टैक्स फ्री था, है ना, उनके लिए टैक्स फ्री था। जो दस्तक मिलता था, दस्तक पत्र, उसके माध्यम से टैक्स फ्री था। अब दस्तक कंपनी कर्मचारी ने अपने लिए लिया और उसको भारतीय व्यापारी को दिया, और जो भी धन था वो उन्होंने अपने लिए ले लिया, यानी कि नवाब को न जाकर दस्तक का धन वो कंपनी के कर्मचारी को गया। यानी कि जो भी धन थोड़ा बहुत नवाब को जा रहा था टैक्स के रूप में, वो भी कंपनी कर्मचारी को आ गया, और भ्रष्टाचार चरम पर हो गया। तो इतिहासकार कहते हैं कि 1764 से लेकर 1773 के बाद में जो कंपनी और कंपनी कर्मचारी थे और जो कंपनी का राज्य था, वो सबसे भ्रष्ट था दुनिया में, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब इस ऐसे कंपनी को क्या हुआ,
जब भाई कंपनी के कर्मचारी ही कंपनी को पलीता लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, तो कंपनी को घाटा होना शुरू हो गया। अब कंपनी जो है घाटे में जानी शुरू हो गई, क्योंकि देखो जो कंपनी थी वो लाभांश पर बनी हुई थी। लगभग 217 मेंबर थे और उन्होंने अपना कुछ पैसा जमा करके कंपनी खड़ा किया था। जब भी कंपनी घाटे में चल रही है तो उनको मुनाफा कैसे मिलेगा, है ना। तब उन्होंने सरकार से कही कि भाई अब कंपनी को जो है कुछ कीजिए, कुछ धन दीजिए, कंपनी घाटे में चल रही है। अब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर कुछ अंकुश लगाने के लिए उन्होंने कहा भी कंपनी पर कुछ अंकुश लगाया जाएगा, ताकि उस जिस कारण से कंपनी घाटे में चल रही है उस कारणों का पता लगाया जाएगा। ठीक है, उसके तहत 1773 के तहत अब देखो क्या किया गया। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, न्यायालय। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। बंगाल के अधीन किया गया। ठीक है, तो एक तरीके से हाँ कह सकते हैं केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, अगर आप सवाल पूछे तो केंद्रीयकरण किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा जो गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की 4 सदस्यों की कार्यकारिणी, यानी कि इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स के अलावा 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, परिषद बनाई गई। ठीक है, और कोई अगर विधेयक इनको पास करना होता था तो तीन कोरम था, यानी कि भाई 5 मेंबर हैं, 5 में से 3 ने अगर एक तरफ वोट दे दिया, किसी विधेयक के खिलाफ दे दिया या पक्ष में दे दिया, अगर पक्ष में दे दिया तो पास हो गया, अगर खिलाफ दे दिया वो रद्द हो गया। तो देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स था कि 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। ठीक है, इनमें से कौन सा सदस्य वारेन हेस्टिंग्स का कट्टर समर्थक था। ठीक है, देखो कुछ तो उदार थे, कुछ विरोधी भी थे, कुछ समर्थक था कि भाई हाँ ये जो कह देगा मैं उस पर मुहर लगा दूंगा। तो देखो एक क्लेवरिंग बनाया गया, जो 4 सदस्य थे उसमें क्लेवरिंग था, मानसन था, फिलिप फ्रांसिस था और रिचर्ड बारवेल था। और देखो जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया उसका प्रमुख बनाया गया एलिजा एम्पे। क्या बनाया गया? एलिजा एम्पे उसका प्रमुख बनाया गया, एम्पे, याद रखना। ठीक है, अब देखो जो 4 सदस्य बनाए गए थे वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में, उसमें सबसे कट्टर जो समर्थक था वो था रिचर्ड बारवेल। कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देखो दोस्तों अब कंपनी का जो राजनीतिक, ठीक है, कंपनी का जो राजनीतिक था वो ब्रिटिश संसद के पास चला गया। ठीक है, और जो प्रशासनिक था वो कंपनी के पास में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर नियंत्रण
बोर्ड की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो देखो जो रिचर्ड बारवेल था वो कट्टर समर्थक था, जबकि जो 3 थे वो समर्थक नहीं थे परंतु वो उदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो भारत सचिव का पद कब आया, सबसे पहले वो आपको जानना जरूरी है। देखो 1858, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और उस पर एक ऐसे आदमी की नियुक्ति की जिसको वो लगाया है भारत सचिव। ठीक है, देखरेख करने के लिए। यानी कि देखो जो वायसराय था, आप जानते होंगे 57 क्रांति के बाद में वायसराय बनाया गया। वायसराय जो था वो संसद, ब्रिटिश संसद का सदस्य था, और जो ये सचिव था ये कैबिनेट, ब्रिटिश संसद की कैबिनेट का एक मंत्री था। ठीक है, 58 के एक्ट द्वारा एक नया पद भारत सचिव ठीक है बनाया गया। प्रथम कौन था? स्टैनले। ठीक है, प्रथम था लॉर्ड स्टैनले। इसका कार्यकाल था 1858 से लेकर 1866। ठीक है, ये 59 मान लीजिए, 59। ठीक है, और हम अगर चार्ल्स वुड की बात करें तो चार्ल्स वुड थे 1866 से लेकर 1866 में, क्योंकि कार्यवाहक थे ये। ठीक है, और अंतिम विलियम हेयर। अंतिम था विलियम हेयर। ठीक है, तो देखो भारत सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो इसमें प्रथम भारतीय सचिव लॉर्ड एडवर्ड हेनरी स्टैनले थे। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया स्टैनले था। ठीक है, और ये भारतीय जो वायसराय था उसके कार्यकाल, जो उसका कार्य था उसकी देखरेख करने के लिए। ठीक है, इसका जो कार्य था वो कार्य भारत, अदन और बर्मा की देखरेख करने के लिए, ठीक है, यह कौन था दोस्तों? ये ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री था। कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पहला ठीक है, प्रथम भारत से लॉर्ड हेनरी स्टैनले था, और चार्ल्स वुड। ठीक है, आप जानते होंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच के अध्यक्ष थे, जो एक विधेयक आया था उसके अध्यक्ष थे, परंतु प्रथम सचिव नहीं थे वो। अब इनको 1866 में एक कार्यवाहक बनाया गया था। ठीक है,
तो दूसरा भी ठीक है। पहला और दूसरा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करते हुए अब इसमें एक कार्यकारी परिषद जोड़ी गई। इस कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को शामिल करने का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग और स्टैनले, दूसरा स्टैनले और चार्ल्स वुड, वाटल फ्री और चार्ल्स वुड और कैनिंग। देखो दोस्तों, जो कार्य 1773 में शुरू हुआ वह कार्य 1861 में समाप्त कर दिया। यानी कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण किया गया। यानी कि देखो, तो 1773 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च बनाया गया और मुंबई और मद्रास को उसके अधीन किया गया, है ना, वह काम 1861 में समाप्त कर दिया गया। अब बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखो, आप जानते होंगे 1858 में एक काम और हुआ था कि भाई उसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया। ठीक है, और भारत को सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कर दिया गया, कंपनी को खत्म कर दिया गया, कंपनी शासन को। ठीक है, अब जो राजनीतिक अधिकार थे, जो कंपनी के राजनीतिक अधिकार थे, वो भी खत्म कर दिए गए। उसका काम केवल व्यापार करना रह गया, है ना। अब ब्रिटिश सरकार सीधे यहाँ पर हस्तक्षेप करती थी वायसराय और सचिव के द्वारा। ठीक है, तो देखो, अब जो 4 सदस्य गवर्नर जनरल की 1773 में बनाई थी कमेटी, अब उसमें क्या हुआ, उसका नाम वायसराय पड़ गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद। देखो, 1773 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई गई, इसमें 4 सदस्य थे। अब 1858 में वायसराय बनाया गया, उसके लिए कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। तो कार्यकारी परिषद का विस्तार करते हुए, यानी कि उसमें 6 सदस्य थे, उसके विस्तार करने के लिए एक कार्यकारी परिषद जोड़ी गई। यानी कि कार्यकारिणी परिषद में कार्यकारी परिषद जोड़ी गई। कार्यकारी परिषद में कुछ सदस्यों और भारतीयों को शामिल करने का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? ठीक है, ये सवाल है। देखो, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटल फ्री और चार्ल्स वुड ने। ठीक है, चार्ल्स वुड ने ये सुझाव दिया था कि भाई अब जो है हम ऐसी कंडीशन में खड़े हैं जहां भारतीयों को थोड़ा सा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, भारतीय। और देखो, इसमें क्या किया गया, 3 विधानसभाएं बनाई गई इसी विधेयक, इसी एक्ट में 3 विधानसभाएं। और देखो, इसको बोला गया है भारत शासन अधिनियम 1861। विधान सभाएं बनाई गई, सभाएं कौन कौन सी दोस्तों? इसमें इसे 3 विधानसभा बनाई गई। उत्तर प्रदेश मान सकते हैं इसमें एक संयुक्त प्रांत। ठीक है, और चलो जो भी है 3% बनेगी। ठीक है, इसके अलावा सरकारी विभाग को विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण
किया गया। ठीक है, इसके अलावा प्रशासनिक एवं विधि ढांचे का निर्माण किया गया। ठीक है, सही चल रही है। ओके, अब एक और था जो वायसराय था, वायसराय को एक अधिकार और दिया गया कि जो विधान परिषद हैं उनको उनके नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी का आंसर है। चार्ल्स वुड और वाटर फ्री ने कहा कि इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अरब लेखकों के अनुसार, यानी कि जो अरबी लेखक थे, ठीक है, के अनुसार किस वंश के महिलाओं को के लिए यह कहा है कि इस वंश की महिला पर्दा नहीं करती थी। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। चोल राज्य, राष्ट्रकूट राज्य, चोल, चेर या पल्लव। तो फ्रेंड सही आंसर है राष्ट्रकूट। ठीक है, अगर राष्ट्रकूट वंश की बात करें, राष्ट्रकूट वंश, यह देखो, यह भारत, इसका जो स्थान वह महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से। स्थापना किसने की इसकी स्थापना? दंती दुर्ग ने की। कब की? 735 में, 756 तक। ठीक है, इसके बाद कृष्ण प्रथम बना, इसके बाद बना गोविंद द्वितीय, इंद्र द्वितीय, नहीं ध्रुव। ठीक है, गोविंद थर्ड। और देखो अंतिम जो था, वो था 982 में। ठीक है, उसका नाम था इंद्र 4। क्या नाम था उसका? इंद्र चतुर्थ। ठीक है, इसका नाम था इंद्र चतुर्थ। तो अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट राज्य की जो महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं करती थीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर। और देखो चालुक्यों की बात करें तो चालुक्यों के प्रशासन में महिलाएं भी शामिल थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के संदर्भ में गलत का चयन कीजिए। ठीक है, अशोक के संदर्भ में गलत का चयन कीजिए। बढ़िया सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल है। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं। अशोक के छोटे भाई तिस्य जो राजकुमार था, अशोक के राज्याभिषेक के चौथे वर्ष बौद्ध संप्रदाय में शामिल हुआ था। ये ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका छोटा भाई था तिस्य। ठीक है, क्योंकि कहते हैं इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। बिंदुसार
कहते हैं बिंदुसार की हत्या करके बना था, ठीक है। और इसके राज्य की बात करें, राज्य समय की बात करें, ठीक है, समय की बात करें तो देखो 273 मानते हैं, परंतु इसने शासन जो ग्रहण किया, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी, अब इसने 269 बीसी में शासन पर बैठा और 232 बीसी तक इसने राज किया, ठीक है। अब अशोक के छोटे भाई तिस्से जो राजकुमार था, अशोक के राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, क्योंकि अशोक का जो अभिषेक हुआ 269 बीसी में, ठीक है, तो चौथे वर्ष बौद्ध संप्रदाय में शामिल हो गया था। और उनके भतीजे और दामाद राजकुमार अग्नि ब्रह्मा अभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्ध संप्रदाय में शामिल हुए थे, ये भी ठीक है। अशोक के दामाद का नाम देवपाल था, ये भी ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम अशोक की बेटियों की बात करें, बेटियों की, तो इसमें संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा, और इसके अलावा चारुमती, नहीं चारुमती तो चारुमती है ना। चारुमती के बाद में ये दोनों दो बेटियां थी। बेटों की बात करें, बेटों की, तो महेंद्र था, ठीक है, महेंद्र, तीबर, और तीबर के बाद में एक था कुणाल। ये 3 बेटे थे प्रमुख रूप से, जिनके नाम हमें मिलते हैं, ठीक है। 5 रानियां थीं। अशोक का प्रथम विवाह देवी नाम की कन्या से हुआ था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो जैन की बताई जाती हैं। स्रोतों में अशोक की 5 पत्नियों का व 2 पुत्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि देखो 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती, बेटे हैं महेंद्र, तीबर और कुणाल। तिष्यरक्षिता ने अशोक से विवाह करने के बाद 4-5 साल के बाद ही बोधि वृक्ष को हानि पहुंचा दी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जो तिष्यरक्षिता थी, अशोक की घरवाली थी, उसने जो बौद्ध वृक्ष था उसको हानि पहुंचाई थी, ठीक है, क्योंकि जो अशोक था बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ये भी ठीक है। परंपराओं के अनुसार अशोक ने करीब 100 औरतों से विवाह किया, जिसके पीछे उसकी धर्म की नीति थी। दोस्तों ये गलत है। देखो अभिलेखों में 5 रानियां हैं, 5 रानियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? देवी प्रथम, ठीक है, तिष्यरक्षित, कारुबाकी, इसका बेटा था तीबर, ठीक है। कारुबाकी के बाद में पद्मावती, और पद्मावती के बाद में थी दोस्तों संधिमित्रा, ठीक है, असंधिमित्रा। तो फ्रेंड्स देखो ऑप्शन नंबर इसमें जी गलत है और बाकी सब ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की पहली निर्वासित सरकार 1 दिसंबर 1915 में काबुल अफगानिस्तान में स्थापित की। इस सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? देखो दोस्तों कहते हैं कि भारत की निर्वासित अस्थायी सरकार बनाई इन्होंने, तो प्रधानमंत्री कौन थे?
तो देखो प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति थे आप पहले, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, पहले गैस कीजिए कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड देखो, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे वो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, ठीक है। और जो बरकतुल्ला थे, बरकतुल्ला, मौलाना बरकतुल्ला भोपाली, ये प्रधानमंत्री बनाए गए, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अलावा जो देवबंदी मुल्लाबी उबैदुल्ला सिंधी थे, इनको बनाया गया गृह मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है। इसके बाद मौलाना बशीर, इनको बनाया गया युद्ध मंत्री, और 5वें बचे चंपक रामन, इनको बनाया विदेश मंत्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस संग्रह में 5 कहानियां हैं, ठीक है, जो देश प्रेम और आज़ादी के दीवानों की शहादत का भावपूर्ण चित्रण करती हैं। सोजे वतन की लोकप्रियता से आशंकित होकर, इनके सोजे वतन एक कविता है, उसमें 5 कविता है, तो उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई तो उससे आशंकित होकर ब्रिटिश सरकार इसे प्रतिबंधित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार में, तथा इसकी प्रतियां जब्त करके जला दी गई। इस घटना के बाद धनपत राय ने मुंशी प्रेमचंद उपनाम से लेखन कार्य पुनः शुरू किया, ठीक है। उसमें पहला ऑप्शन है सोजे वतन प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है, तब वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। दूसरा ऑप्शन, अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान ऊधम सिंह ने ब्रिटिश फिल्मों एलिफेंट बॉयज और द 4 ब्रदर्स में सपोर्टिंग रोल में अभिनय किया था। तो देखो अभी इसमें बताया था कि जब उन्होंने सोजे वतन लिखा तब वह मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से, उपनाम से, उनका नाम था धनपत राय, ठीक है, धनपत राय नाम था, और मुंशी प्रेमचंद उपनाम से लेखन कार्य शुरू किया था। तो इसमें सोजे वतन प्रेमचंद का पहला उपन्यास कहानी, बिल्कुल ठीक है। तब वे नवाब राय नहीं, केवल प्रेमचंद के नाम से, ठीक है, प्रेमचंद के नाम से, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और दूसरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 7 में का डी राइट आंसर, ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कल परसों बताया था मैंने आपको। ये कल परसों बताया था मैंने आपको सवाल, इसमें एक
तो फ्रेंड देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, तुर्की वालों के लिए ये कहा था मुस्तफा कमाल पासा ने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, भारतीयों के लिए ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती और तिलक जी ने। नोट डाउन करते ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एशिया वालों के लिए ये कहा था रास बिहारी बोस ने, ठीक है, रास बिहारी बोस ने। और कहां पर कहा था दोस्तों? जापान में कहा था, चीन में नहीं, जापान में कहा था, ठीक है। इटली वालों के लिए मैजिनी ने कहा था। तो भाई जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि एशिया वालों के लिए रास बिहारी बोस जापान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय बौद्ध संगति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखो बौद्ध संगतियां, प्रथम हुई 483 BC में, ठीक है, अजात शत्रु के काल में, ठीक है। कहां पर? राजगृह, ठीक है। दूसरी हुई थी 383 BC में, कालाशोक के काल में, कालाशोक वैशाली में। तीसरी हुई थी 251 BC में, अशोक के काल में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी 1 ईस्वी में, 72 ईस्वी में, सॉरी 78 ईस्वी में, AD में। कहां पर? कनिष्क प्रथम, कनिष्क प्रथम, ये हुआ था कश्मीर में, ठीक है। तो 4 हुई थी। तो पहली है, देखते हैं इसमें मगध यानी कि दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय में, इसमें मगध के भिक्षुओं ने विनय संबंधी कुछ ऐसे नियमों का पालन शुरू किया जिसे अवंती व पश्चिम क्षेत्र के भिक्षु त्याज्य मानते थे। करो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उसमें विनय संबंधी पर एक विवाद हुआ था, इसलिए थेरापंथी, है ना, और जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, विनय को मानने वाले और धर्म को मानने वाले, ठीक है। तो इसमें देखो पहला ठीक है, क्योंकि इसमें मगध के भिक्षुओं ने विनय यानी कि जो विनय पिटक है, यानी कि जो भिक्षुओं के लिए जो आचार नियम दिए गए हैं, विधि संग्रह दिए गए हैं, आचार नियम दिए गए हैं, उसमें उससे संबंधित कुछ ऐसे नियमों का पालन शुरू किया जिसे अवंती व पश्चिमी क्षेत्र के भिक्षु त्याज्य मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पहला ठीक है। दूसरा, दोनों पक्षों के 2 वरिष्ठ भिक्षुओं की एक उप समिति ने इस पर विचार कर मगध के भिक्षुओं द्वारा अपनाए गए नए नियमों को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। ये गलत है, यानी कि दूसरा गलत है, पहला ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थेरवाद और स्थाविरवाद, यानी कि इस समय बौद्ध संगति दूसरी में बौद्ध धर्म स्थाविर और थेरवाद में डिवाइड हो गया, ठीक है, और यही चल के बाद में महायान और हीनयान में हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति में मगध के भिक्षु ने एक अलग सभा करके नए नियमों को धर्म घोषित कर दिया।
इसमें कुछ नियम भी थे। ये कौन से हैं? देखो पहला ऑप्शन जो है इसमें इसलिए गलत था कि दोनों पक्षों के नहीं थे, केवल मगध के थे। ठीक है, मगध के भिक्षु द्वारा। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति में मगध के भिक्षुओं ने एक अलग सभा की और नए नियमों को धर्म घोषित कर दिया। इसमें कुछ नियम भी थे। क्योंकि देखो विनय पिटक, विनय संबंधी भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे उससे संबंधित विवाद हुआ था। तो फ्रेंड देखो, उन्होंने कहा कि देखिए ये ठीक है, जैसे कि नमक संग्रह करना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा दोपहर के बाद भोजन करना, क्योंकि देखो जो स्थविर थे यानी कि जो महायान थे वो इनको मानते थे। और ताड़ी पीना, ताड़ी मतलब नशा करना हल्का सा, सोने चांदी का दान लेना। ठीक है, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग। देखो जब गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा कि भाई दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, नशा नहीं करना, किसी का दान नहीं लेना। ठीक है, और बिस्तर पर, अच्छे बिस्तर पर नहीं सोना, जैसे मिल जाए ऐसे मिल जाए। ठीक है, तो ये सभी जो है उन्होंने कह दिया कि ये ठीक है, हम इनको मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। महायान के ग्रंथ संस्कृत में है, इसके प्रमुख ग्रंथ निम्न में से कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, महायान के ग्रंथ, देखो महायान जो संप्रदाय बना था वो 78 ईस्वी में ठीक है चौथी बौद्ध संगति हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगति। वहां पर हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गए थे। जब महायान संप्रदाय हुआ तो वहां पर कुछ ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, उनको ताम्र पत्रों में रखा गया। ठीक है, तो महायान संप्रदाय में जब चौथी बौद्ध संगति में जब महायान संप्रदाय का उदय हुआ तब वहां पर अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा परमिता, ललित विस्तार और विशुद्धु
मग। ललित विस्तार में दोस्तों प्राचीन काल की 64 लिपियों का उल्लेख है, नोट डाउन करना, लिपियों का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। तो देखो जो कथावस्तु है इसको तीसरी बीसी में, ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा था, मोगलीपुत्र तिस्स ने। तो ये महायान संप्रदाय से पहले किए थे, इसलिए कथावस्तु नहीं होगी इसमें, ए बी डी ई। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 11 का ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अवसर पर घोषणा की कि हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है और उसकी प्रयोग करने की हालत में है। तो ये कौन सा समय था, ठीक है, जब इन्होंने ये कहा था? तो फ्रेंड्स तब ये कहा था 1946 में, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन आया था तब उसने कहा कि भाई ठीक है तुम संवैधानिक एक सभा का निर्माण करो, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, हम केवल और केवल अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन था वह अलग राज्य की मांग लेकर नहीं आया था। उसने कहा कि तुम सब मिलकर डोमिनियन स्टेट में रहना, और अब आप अपना संविधान तैयार कीजिए। तब इन्होंने कहा, मोहम्मद जिन्ना ने, कि हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, हम बना नहीं रहे, हमको केवल अलग चाहिए। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन ले लिया कि भाई अब हमें अलग पाकिस्तान के निर्माण के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, ठीक है। तो तब उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालानुक्रम में रखिए, ठीक है। ये सवाल आ चुका है कई बार। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें देखो सबसे प्राचीन जो है वो लगध है, लगध, ठीक है, उनके मतलब निघंटु आते हैं। तो ये 500 BC का इनका समय है।
इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तब आता है आर्यभट्ट का, क्योंकि इनका जन्म जो है 476 का है, ठीक है। और इनके बाद नाम आता है बराहमिहिर का, ठीक है, ये भी 5वीं शताब्दी में थे, ठीक है, आर्यभट्ट के बाद थे, इतना पता है। और लास्ट में आए ब्रह्मगुप्त, ये 6वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से सी, ए, डी और बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो नोट डाउन करना काफी इंपोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चार महारानी हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, तो फ्रेंड देखो कुबेर नागा, जो कुबेर नागा हैं उनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड से, चंद्रगुप्त सेकंड से, ठीक है। ध्रुव देवी ये रामगुप्त की विधवा, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा भाई था, रामगुप्त बड़ा भाई था। जब इसकी मृत्यु हुई तब इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी से विवाह किया था, तो दूसरा ठीक है। तीसरा प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह गलत, दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी ये, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी। इसका जो विवाह हुआ था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, ठीक है। विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है। कुमार देवी, देखो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम से, ठीक है। और रुद्रसेन का विवाह हुआ था प्रभावती गुप्ता से, गुप्ता से, ठीक है। तो जो सही है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बाकी सब गलत है। हमारा लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी पैठ मतलब होता है कि उन्होंने विस्तार किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, है ना, पैठ। कैसे अंग्रेज जो है बंगाल में प्रवेश किए, उन्होंने थोड़ा बहुत अपना मजबूती प्रदान की, वहाँ पर अपने पैर जमाए, है ना, कह सकते कि भाई हम उन्होंने किस तरीके से वो आए वहाँ पर।